तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जैवाणु। पेपर नज़दीक आ चुका है और आप लोग अपने सबसे बड़ी चीज़ स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एकदम मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे होंगे। दिन रात पढ़ ही रहे होंगे, तो थोड़ा स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाएगी तो फिर सारा चीज़ बेकार हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ-साथ हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, बाकी पढ़ाई तो होती रहेगी। थोड़ा बहुत आगे-पीछे नंबर आएगा वो चलेगा, लेकिन हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है। तो ये नहीं कि अब सर हेल्थ के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दें, दिन-रात चापो-चाप एकदम टॉप 10 में खाते ही रहें, ऐसा नहीं। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और क्या है। तो ये हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम है जैव अणु। ये बहुत सरल स्वभाव का चैप्टर है। इस चैप्टर में ज़्यादातर के आपको संरचना के बारे में देखना है और ज़्यादा चीज़ आपको रटना है। बहुत इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं है कि कौन कहाँ बना, कौन कहाँ नहीं बना। अब तक तो मैं यही कर रहा था। हेलो एल्केन पढ़ाया, हेलो एरीन पढ़ाया, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इमीन, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है हर चैप्टर में बनाने की विधि, उपयोग, रासायनिक गुण, ये था वो। मुझ समझ से इस चैप्टर में छुटकारा है। बस एक बार सरसरी निगाह से मैं पढ़ दूंगा, कवर कर दूंगा। इसमें जितना भी एनसीईआरटी मेंशन है मैं सब कवर कर दूंगा और परेशान होने की बात नहीं है। कुछ आप लोग चीज़ें पढ़े हैं, मुझे इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, तो 1-2 मिनट जो भी लगेगा इस तो चलिए शुरुआत करते हैं। बकवास बातें तो होती रहेगी, नहीं तो पता चलेगा टाइम बीत जाएगा और चैप्टर में नहीं खत्म होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे बढ़िया चैप्टर, इसका नाम है जैव अणु। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले क्या जरूरत है? सिलेबस। क्या जरूरी है? सिलेबस। सिलेबस में मेरे लाल आपको वर्गीकरण पढ़ना है, यानी कि सबसे बड़ी बात ये है, सिलेबस में आपको 4 चीजें पढ़नी है। क्या चीज पढ़नी है? 4। आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी ले लीजिए, प्रोटीन के बारे में जानकारी लीजिए, विटामिन के बारे में और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। इसको बोलते हैं डीएनए और आरएनए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आप लोग जानते हैं, प्रोटीन बस रट्टा मारने वाली परिभाषा है, विटामिन 50 टाइप के 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं विटामिन क्या होता है। न्यूक्लिक डीएनए आरएनए 6-10 नहीं पढ़े, 11 नहीं पढ़े, 12 नहीं, आप लोग रट रट के तैयार किए होंगे। तो चैप्टर ना पढ़ाए तो बेस्ट है। नहीं, शुरू करें, थोड़ा थोड़ा आराम तरह से पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं किसका? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है जानते तो हैं सर, आप क्यों बता रहे हैं? कार्बन के साथ हाइड्रेट लगा हो उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, यानी सी हो और H2 हो, उसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की 2 बार परिभाषा बनाई गई। एक बार ऐसे बनाया गया कि ये कार्बन है और ये H2O है, तो कार्बन कुछ रहेगा, कुछ H2O रहेगा, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। बाद में पता ये चला, कुछ मुंगेरी लाल लोग आए और खोज खोज के एक हक परिभाषा, यानी एक एक यौगिक लाए और कह रहे कि ये भी कार्बोहाइड्रेट है। बट जो पहले परिभाषा बनाई गई थी उस परिभाषा पे ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ये परिभाषा को क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो कार्बोहाइड्रेट सीधे सीधे हम बात समझते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और H2O को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये 2 टाइप का होता है, शर्करा होती है, एक अशर्करा होती है। शर्कराएं के 2 पार्ट होते हैं, अशर्कराएं के भी 2 पार्ट होते हैं। तो शर्कराएं के 2 पार्ट मुझे पढ़ना है और शर्करा के 2 पार्ट नहीं पढ़ना है। इस बार इसी में कार्बोहाइड्रेट में ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। वही बात करते हैं कि जैव अणु, सबसे बड़ी बात करते हैं जैव अणु, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले, भाग लेने वाले अणुओं को जैव अणु कहते हैं। सर कुछ समझे नहीं? वे अणु जो जीवधारी के शरीर का निर्माण करते हैं। जो भी कोई अणु हो, यौगिक हो, तत्व हो, एलिमेंट हो, जीवधारियों के शरीर का निर्माण करते हैं, यानी जो हमारी शरीर बनी है इसमें अणु, परमाणु, यौगिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या नहीं हमारे शरीर में? हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें जो हमारे में इंक्लूड है। तो
वही अणु जो हमारे शरीर को, जीवधारी शरीर को बनाने में शरीर का निर्माण करते हैं तथा शरीर के क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि जो यौगिक हैं, अणु हैं, वो हमारे शरीर के क्रियाकलापों को चलाएंगे। जैसे पानी ले लिए, वसा ले लिए, दूध ले लिए। अगर ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं और हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर क्रियाकलाप कैसे चलेगी? आज जो हाथ चल रहा है नहीं चल पाएगा, लिख रहे हैं नहीं लिख पाएंगे। ये क्रियाकलापों को चलाने के लिए जो आवश्यक होते हैं उसे बोलते हैं जैव अणु। यानी जैव अणु, जैव अणु जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल जैव अणु कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, ये सब परमाणु होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, इन्हीं सबों से निर्माण होता है। तो ये परिभाषा डिफिनेशन का बहुत बड़ा मतलब नहीं है। जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं को जैव अणु कहते हैं। ये तो 8 नंबर वाली परिभाषा हो गई। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। तो कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बस कार्बन के हाइड्रेट को कार्बन की, ये हो गया कार्बन और ये हो गया H2O, ये हो गया कार्बन, ये हो गया H2O, इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं जो निम्न सूत्र का पालन करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ ये C और ये H2O है, ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रेट हो गया। कार्बन 6 ले लीजिए, ये 12 ले लीजिए, में भी हो सकता है कोई सूत्र बने नहीं बने, है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन के, कार्बन और हाइड्रेट को क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे ये सूत्र मेरा है, ये मेरा क्या है? सूत्र है। कौन सा सूत्र है? CH2O, यानी कि ये C है और ये क्या है? H2O है। C कुछ रहेगा, H2O कुछ रहेगा, तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जैसे यहाँ पे मैंने आप देख ले रहे हैं आप लोग कि C कितना लिए है? 6 और H2O भी कितना लिए? 6, तो वो हो गया ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज। बस C को कह दिए 12 और H के लिए 11, तो हो गया इस्यूक्रोज। C को ले लिए 1 और H2O को ले लिए 1, ये हो गया एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। लेकिन सर एल्डिहाइड तो कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है। एल्डिहाइड खाते हैं आप? नहीं खाते हैं, तो जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ। अब इसी हिसाब से परिभाषा गलत हो गई। अब ये रेनोहेक्सेज और रेमनोज C6H12O5 ये फार्मूला लिखा है। और ये फार्मूले जो है कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। परंतु इस वाली परिभाषा से क्या ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र का पालन करेगा? नो सर, इस ये कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। तो इस हिसाब से ये परिभाषा क्या हो गई? गलत हो गई। तब मैं दूसरी परिभाषा को लाच किया। दूसरी परिभाषा ये कहती है इसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी होते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। यानी कि पहली परिभाषा समझ में आ गई कि कार्बन और H2O, उससे हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। परंतु कुछ दिन तक ये चला नहीं। जैसे वो एक्सपेरिमेंट वाली बात थी, रदरफोर्ड ने ये किया, वो किया, ये गलत है, वो गलत है, इसी तरह से। तो कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा पहली परिभाषा। तो जब वो परिभाषा गलत हो गई तब कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी, पॉली मतलब मेरे ख्याल होता है ढेर का, हाइड्रॉक्सी मतलब OH लगा हो, इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी। पॉली एल्डिहाइड यानी कि CHO, पॉलीहाइड्रॉक्सी हो और पॉली क्या हो? एल्डिहाइड हो, उसी को हम बोलेंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट। पहले क्या था? कार्बन उसके साथ H2O, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अब क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी मतलब 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH, 5 गो OH, इसका मतलब पॉलीहाइड्रॉक्सी हो गया। और ये एल्डिहाइड हो गया, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो गया। ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये पॉलीहाइड्रॉक्सी है सर, यस सर है। ये कीटोन हो गया, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी क्या हो गया? कीटोन हो गया। ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब परिभाषा समझ में आ गई कि सर
कार्बोहाइड्रेट वे होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। आप बन सकते सी 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 OH 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 तो रहेगा ही रहेगा। अगर सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो रहा है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो, अगर CHO हो गया तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट समझ जाएंगे ये सब आपके बुक में सब लिखा हुआ। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मैंने पहले ही बताया कि टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स। टू माने दुई, एगो शर्करा एगो अशर्करा। शर्करा को शर्करा बोलते हैं, अशर्करा को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। तो जो शर्कराएं होती हैं सर, वो क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होते हैं। आप पानी में डालेंगे घुल ही जाएंगे। तो ये कैसी होती है? ठोस होती हैं। जल में क्या होते हैं? पीले होती हैं। आप ग्लूकोज वगैरह पीते हैं तो कैसा लगता है? तीत लगता है कि मीठ लगता है? मीठा लगता है। तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। कौन? मोनोसेकेराइड, सॉरी शर्करा। ठीक है, वही। अब ये जो शर्कराएं होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक मोनोसेकेराइड एक ओलिगोसेकेराइड। तो जो मोनोसेकेराइड होता है ये इतने इतने कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इतने कम होते हैं इनकी कतन की जल में डालने पे वो घुलते ही नहीं। सर समझे नहीं? समझिए कि कोई आदमी ना मरा हुआ है, अब उसको आप जाकर मार रहे हैं, तो वही आप उसको मरे हुए क्या मारेंगे? बेहतर की मत मारिए, बेहतर की मत मारिए, है ना? बेहतर की मत मारिए, क्योंकि आदमी मर गया है। आदमी क्या चुका है? मर चुका है। आप उसको मार रहे हैं, ऊपर से मार रहे हैं, क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये वे सरलतम शर्कराएं जिनका सरल कार्बोहाइड्रेट अपघटन नहीं होता है, यानी उसको और भी तोड़ा न जा सके, उसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। और ये क्या होते हैं? ओलिगोसेकेराइड, जिनके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेकेराइड मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं क्या? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड कैसे बनते हैं? इसका मोनोसेकेराइड के बहुलीकरण से ओलिगोसेकेराइड बनता होगा। जब ओलिगोसेकेराइड को तोड़ा जाता है तो क्या बनता है? कार्बो जो मोनोसेकेराइड बनता है। तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ओलिगोसेकेराइड में अब यहाँ से एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जैसे आप इसको, ये जो है इसका जल अपघटन नहीं होगा। किसका? मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होगा। ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन होता है, मैं तो पहले ही बताया। अगर इस सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। इसका सूत्र क्या होता है सर? इसका भी होता है C12H22O11। देखिए इसमें बड़ी समझ में आता है कि जो ग्लूकोज होता है और जो फ्रक्टोज होता है दोनों का सूत्र सेम होता है, बस संरचना में क्या होता है? अंतर होता है। तो संरचना हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बड़े ध्यान से देख लेंगे, बाकी कुछ चैप्टर में है नहीं। तो इस सुक्रोज जो है, इस सुक्रोज के अगर हमें जल अपघटन करवाएं तो मुझे ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है। सर ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। फ्रक्टोज क्या होता है? CH12 दोनों का वही था। इसमें जो होता है ना, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसमें कौन सा ग्रुप होता है? इसमें क्यूटो ग्रुप होता है। बस यही ध्यान देना है, इसमें एल्डिहाइड होता है, उसमें क्यूटो ग्रुप होता है। ग्लूकोज एल्डिहाइड में पाए जाते हैं और फ्रक्टोज क्यूटो ग्रुप में पाए जाते हैं। लेकिन क्यूटो मतलब सी डबल बॉन्ड होता है, इसमें CHO होता है। ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएंगे कब? जब हम इस सुक्रोज को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, यानी जल अपघटन करेंगे। तो अब इस सुक्रोज पूछा जाए कि ये मोनोसेकेराइड है या ओलिगोसेकेराइड है? सर ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड को तोड़ा जाता है, कितने मोनोसेकेराइड होते हैं? 2 3 4 5 मिल सकते हैं। लैक्टोज C12H22O11, जो इस सुक्रोज है वही लैक्टोज का भी सूत्र है। तो अगर इससे ये बनता है तो इससे भी तो सर वही बनेगा, इससे वही बनेगा। तो इसका सूत्र इसी का सूत्र है, इसका सूत्र इसी का सूत्र है, इसका सूत्र ये है, इसका सूत्र ये है। सब के सब क्या है? बराबर है। बस संरचना में ध्यान देना है। तो ये आपका होगा क्या? शर्कराएं में शर्कराएं। और शर्कराएं क्या होती है?
जब ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, तो ये जल में विलय नहीं होंगे। बड़ा आसान है। कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड बहुत अधिक अणु देते हैं, इस कारण इन्हें ये अक्रिस्टलित हैं, स्वादहीन होते हैं, जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। वो क्या था, क्रिस्टल था, और ये क्या था, क्रिस्टल क्या होता है, एक चैप्टर था क्रिस्टल में, है ठोस अवस्था में निकल गए, उसमें बड़ा अच्छे तरीके से क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस पाए जाते हैं, वो वाला चैप्टर था, वो निकल गया है। तो ये भी दो टाइप के होंगे, समपाली सेकेराइड, विषमपाली। इसको तो आप दिमाग से देखो मत करिए, क्योंकि हमको पढ़ना ही नहीं है। तो शर्कराएं और अशर्कराएं, मुझे लगता है कि आपको समझ में। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का समान सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। बड़े ध्यान से देखना है कि 1 2 3 4 5 6 OH 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 OH, सब जगह OH एहर है। लेकिन जब ऊपर से गिनेंगे 1 2 3, बस ध्यान देने रखे, ग्लूकोज फ्रक्टोज में 3 नंबर पे OH का सिर्फ अदला बदली होता है। किसका, OH का सिर्फ अदला बदली होता है। कितना नंबर पे, 3 नंबर पे। तीसरा वाले में देखिए OH इधर आ गया है और H इधर आ गया, बाकी सब जगह सेम है, OH OH OH, ऊपर CHO, इधर CH2OH। ये हो गया मेरा किसका, ग्लूकोज का। इसका हो गया ग्लूकोज का। अब इसी ग्लूकोज में जब ये OH यानी इसका हम लोग क्या बनाएंगे, मिरर रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मिरर रिंग। ये उलट जाएगा जाकर के, क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, यानी OH जो था ये इस साइड आ जाएगा, जो H था वो इस साइड चला जाएगा, जो H था इस साइड चला जाएगा, जो H था इस साइड चला जाएगा, तो ये तो वैसे ही रहेगा। तो ये इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज, उसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। ठीक है, ठीक। अगर आपको ग्लूकोज का सूत्र बनाने के लिए कहा बना देंगे सर, फटाफट बना देंगे। 1 1 2 3 4 5 6 CH2OH। ये मेरा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे क्या लगा देंगे, CHO। क्या लगा देंगे, CHO। सर OH OH OH, इधर ही सिर्फ क्या लगा देंगे, H, बाकी सब से। ये मेरा ग्लूकोज हो गया। चले आगे। तो ग्लूकोज की संरचना आप लोग देख लिया। अब ग्लूकोज में हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज में जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, एक बीटा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, एक जो H होता है शिफ्ट हो जाता है कार्बोनिल समूह के पास। कार्बोनिल समूह के पास शिफ्ट हो जाएगा तो जो बचेगा उसको बोलते हैं अल्फा डी में OH। अल्फा डी में OH इस साइड रहता है और बीटा डी में इस साइड रहता है। सब समझे नहीं, समझाते। देखिए ये मेरा है कीटो समूह। ये कौन सा समूह, ये कीटो समूह। अगर इस कीटो समूह में हम लोग जैसे इसमें ये कीटो समूह है, अगर इसमें हम लोग क्रिया करवाते हैं किसकी, एल्कोहल की, किसी एल्कोहल की, यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव वाली का जाएगा पॉजिटिव, आराम से। H पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाला बांड टूट जाएगा सर, ये वाला बांड टूट जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव। तो क्या बनेगा बेटा, देखिए CO नेगेटिव, इस पे क्या बनेगा RO नेगेटिव, H आया फिर H इस पे जाके क्या होगा, लग जाएगा, यानी बन गया मेरा RCOH और क्या हो जाएगा OR। तो OR वही मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए ये जगह OH और ये जगह OR। तो उसमें क्या होता है, जो C डबल बॉन्ड O होता है, जो C डबल बॉन्ड O होता है उसी के पास H जाता है। C डबल बॉन्ड जो O होता है, C डबल बॉन्ड जो O होता है इसी पास, ये C डबल बॉन्ड O था, ये C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O था, इसी पास H जा रहा है, जो H ये जा रहा है किसके पास, उसी O के पास H जा रहा है। इसमें क्या होगा, जो C डबल बॉन्ड O है उसी के पास ये वाला H जो है चला जाएगा, आराम से इसके पास चला जाएगा। जब ये इसके पास चला जाएगा, जब इसके पास चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ O बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ O बचेगा। ये मैं कर दूं, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, O, उसको मैं उड़ा दिया। चलते वो H कहाँ चला गया, वो चला गया यहाँ पे, कहाँ पे आ गया, इसके पास, इस H के पास चला गया, तो क्या बनेगा, ये OH बनेगा। क्या बनेगा, ये OH बनेगा। और ये O जो है इसको हमने ऐसे इससे जोड़ दिया। कैसे, ये जो O था ना,
इस वाले कार्बन से मैंने बताया था उसी कार्बन, यहाँ का जो H था, ये H इस कार्बन के पास चला गया, OH बन गया। देखिए यहाँ पे OH बनाया हूं मैं, तो OH बन गया। और ये जो और यहाँ का जो ये O बचा है, यहाँ का जो O है, इस O को मैंने ऐसे लगा दिया। आप ले जा करके जो है ऐसे लगा दीजिए, या ले जा करके ऐसे लगा दीजिए, इसी सी से जोड़ देंगे, यानी यही वाला H इसके पास चला गया। ठीक है, जब OH इस साइड रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज, और जब OH इस साइड रहेगा उसको बोलेंगे बीटा डी। ठीक है, इसका चक्रीय संरचना कैसे बनते हैं, ये जो OH जब हम इसको चक्रीय संरचना हम लोग बनाते हैं ना, चक्रीय संरचना बनाते हैं हम लोग, जब चक्रीय संरचना बनाते हैं तो यहाँ से OH कहाँ है, नीचे है, नीचे वाला H कहाँ है, ऊपर है। अब फिर क्या है, यहाँ पे OH नीचे H ऊपर, OH है नीचे ऊपर, है ना। अब यहाँ पे बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये C5 है और ये क्या है, C1 है। इसी से इसका क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। अलग के पढ़े हैं, बस हमको रिवाइज करा देना है, बस हो गया सर। ये ग्लूकोज की संरचना हुई, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ये नॉर्मल संरचना है, तो इसकी अल्फा डी और इसकी क्या है, बीटा डी। अब देखिए, जब आप देखेंगे ना, जब यही अभी किसकी है, ग्लूकोज की है, किसकी है, ग्लूकोज की। अभी जब फ्रक्टोज की देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो फ्रक्टोज की हो जाएगा, इसकी जगह फ्रक्टोज की हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अच्छा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में अंतर ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, OH है, और यहाँ पे क्या है, कीटोन है। देखिए अंतर यही है, इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। क्यों पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन क्यों बोलते हैं, ये पॉली मतलब ढेर का, हाइड्रॉक्सी माने OH, OH 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 OH, और ये हुआ कीटोन। इसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी पॉलीहाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी, और इधर लिखा एल्डोज, एल्डोज एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। और ग्लूकोज फ्रक्टोज में आपको अंतर समझाया। ठीक, चलते हैं। अब ग्लूकोज की संरचना देख लेते हैं। ठीक, जब हम लोग इसको क्या करते, तीन चार गो बात है ग्लूकोज में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, कार्बोनिल समूह में क्या क्या पाया जाता है ये देखना है। जब इसको हम लोग रेड यानी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किसी भी एल्कोहल या एल्डिहाइड को आप गर्म कर देंगे, सीधे एल्कीन बनता है। ये मैंने पीछे पढ़ाया है, बस वही लिखा है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, इसे डेक्टोस भी कहते हैं। ये अनेक कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च का एक अलग होता है, बहुतायत में पाया जाना यौगिक है। ये सब बातें हैं, ये सब बातें आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका जब लोग क्या करते हैं, रेड फास्फोरस लाल फास्फोरस साथ गर्म करते हैं तो मुझे एन हेक्सेन मिलता है, एन मतलब नॉर्मल। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ, ये है मेरा एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन जिसको जिसमें OH लगा हो और एमीन लगा हो, इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ जब भी क्रिया करो तो ऑक्सीन बनता है, और ऑक्सीन का जब हम लोग क्या करवाते हैं, ये HCN से क्रिया करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। ये मैंने इसके पीछे वाले कार्बोनिल वाले चैप्टर में पढ़ाया है, तो यहाँ से सीधे लिखा है। अब क्रिया करने पर ऑक्सीन बनता है, ये क्या है, ऑक्सीन, ये क्या है, ऑक्सीन। तथा हाइड्रोजन साइनाइड से जब क्रिया करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन। ये देखिए, ये साइनो और ये हाइड्रिन बन गया साइनोहाइड्रिन। तो एक बात समझ आइए कि ये अभिक्रियाएं ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को प्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बोनिल समूह है। अगर कार्बोनिल समूह नहीं होता तो ये OH और ये CN कहाँ से आता, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीन और साइनोहाइड्रिन बन रहा है वो हम लोग कीटो समूह में पढ़े हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में, कि उसी में साइनोहाइड्रिन और ऑक्सीन बन रहा था। इसका मतलब इसी से अब पुष्टि इसी बात की हो रही है कि इसमें कौन सा समूह है, कार्बोनिल समूह है। ठीक है, अच्छा,
अब कार्बोनिक समूह कौन समूह ये भी देख लेते हैं। देखिए अब इसी को ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, दुर्बल ऑक्सीकरण मतलब कम में, जो एल्कोहल को एल्डिहाइड में सिर्फ कन्वर्ट करे, एल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में। पता होगा आपको 1 डिग्री एल्कोहल को हम जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कीटोन में। तो यहाँ से Br2 से जब क्रिया कराएंगे तो जो ये CHO था, क्या था, CHO था, किसमें चला गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ये बहुत कम ऑक्सीकारक है, क्या है, बहुत कम ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण कर रहा है, नहीं तो इसको भी बदल देता है, इसको भी बदलता है, ये डायरेक्ट ये भी बदल जाते कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्यों नहीं बदले, चाहे एल्कोहल से एल्डिहाइड में क्यों नहीं बदले, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही कम ऑक्सीकरण कर रहा है। अच्छा वही लिखा है, ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण करण द्वारा 6 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिल अम्ल ये हो ये। अच्छा इसमें लास्ट पॉइंट ये दिखाया है कि यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में है। कैसे पता चला, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल बना Br2 डालने पर तभी पता चला कि क्योंकि ब्रोमीन क्या है, बहुत कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब वह कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किससे बन के होता है, किससे आता है, एल्डिहाइड से। इसका जब ये मिला तो पता ये चला कि इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड से ये मिला होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है तो एल्डिहाइड से ही तो मिलेगा ना, तो वही बात है। इसका पता चल गया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह, ठीक है। अब ये कह रहा है ग्लूकोज और ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण में से डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और सैकेरिक अम्ल में बनता है। समझने वाली बात ये है, समझिए। प्राथमिक एल्कोहल समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे कहने का मतलब ये, अब समझिए, अगर इसका हम लोग क्या करवा दें, Br2 से ऑक्सीकरण करवा दें, किससे, Br2 से ऑक्सीकरण करवा दें, Br2 से ऑक्सीकरण करवा दें, तो ये जो CH था क्या बन गया, COOH। बाकी ये जैसे वैसे है, ये जैसे और ये वैसे है। लेकिन अगर इसी का हम लोग HNO3 में क्रिया करवा देंगे, किसमें, HNO3 में, तो ये इसको भी कन्वर्ट कर देगा और इस वाले को भी कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब इसमें यही दर्शाता है कि इसमें एल्कोहल की उपस्थिति है, 1 डिग्री एल्कोहल की। ठीक है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि कौन सा ग्लूकोज में उपस्थित है, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। तो पता चल गया कि कार्बोनिक समूह है, उसमें एल्डिहाइड है और एल्कोहल है जो किस डिग्री का है, 1 डिग्री का है। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको पीछे बताया था, यही यहाँ से ये जो H है यहाँ पहुंच जाएगा, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ का जो O है जाके बीच में लग जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा डी। जब OH इधर है तो अल्फा और OH इधर है तो बीटा, ये बताया था मैंने। ठीक है, इसको आगे चल के बताते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं। फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोस है जिसमें C डबल बॉन्ड O लगा तो उससे बोलते हैं कीटोहेक्सोस। हेक्सोस मतलब C6 है। यह डाइसैकेराइड सुक्रोज के जल अपघटन ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है जो कि फलों सब्जियों में पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में मधुरक के रूप में प्रयोग होता है। ये सब रटने वाली बात है। चलिए कीटोहेक्सोस देखते हैं। जो ग्लूकोज की संरचना नहीं समझ पाया वो फ्रक्टोज की संरचना नहीं समझ पाएगा। जिस तरीके से ग्लूकोज की संरचना मैंने बताया उसी तरह फ्रक्टोज में भी होगा। जो काम उसमें था वही काम से इसमें भी होगा। देखिए ये मेरा है कौन सा, फ्रक्टोज। अगर C डबल बॉन्ड O है फ्रक्टोज है। अब यहां से क्या होगा, सीधे सीधे ये H यहां से निकलेगा और कहां पहुंचेगा, यहां पे। जब वहां पे ये पहुंचेगा तो ये COH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा। अरे भाई ये CH2 है, यहाँ क्या ये CH2H है, क्या CH2H है, ये C के पास H पहुंचा तो क्या बनेगा, OH पहुंच जाएगा।
जो बीच में यहाँ पे O है, यही O मैंने यहाँ बीच में लगा करके इस वाले कार्बन से जोड़ दिया। अच्छा, आप यहाँ से जाकर ऐसे भी जोड़ सकते हैं, बात वही है। जो संरचना ग्लूकोज की थी वही संरचना फ्रक्टोज की है, जो ग्लूकोज की थी वही फ्रक्टोज की भी है, बस C डबल बॉन्ड O था फ्रक्टोज में और CHO था एल्डिहाइड में, सॉरी ग्लूकोज में। ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है, पॉली एल्डिहाइड होता है, और फ्रक्टोज पॉलीकीटोन था, यानी सॉरी उसमें भी एल एल जो है कि एल्कोहल और एल्डिहाइड होता है, इसमें एल्कोहल और कीटोन होते हैं। ठीक, अब होता क्या है, जब इसका हम लोग ये वाली संरचना बनाते हैं, ठीक है, तो जो OH है वो नीचे झुक जाता है, OH को नीचे उभरती है। जब OH नीचे झुक जाएगा, ये इधर क्या है CH2OH है, क्या है CH2OH है, फिर क्या है H है, H क्या है नीचे, ऊपर इधर क्या है OH है, फिर क्या है मेरा OH नीचे है, H क्या है ऊपर है। तो वही संरचना मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका यहाँ बनाया और इसका मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ग्लूकोज में जैसे मैं समझाया था वैसे यहाँ पे वही काम सेम सेम है, वो यही समझना, ये पे संरचना बनी है, ये वही जो संरचना है, ये जो मैंने बताया था वही संरचना यहाँ पे भी। ठीक है, तो OH नीचे है एक बार और एक बार ऊपर है। जब OH नीचे रहेगा तो अल्फा और OH ऊपर रहेगा तो बीटा, बाकी ये सब चीज सेम है, ये सब चीज क्या है सेम है। ठीक है, बस समझने वाली बात। अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट पौधों तथा प्राणियों में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, नहीं रहेंगे तो मर ही जाएंगे। ये हमारे भोजन का प्रमुख भाग होते हैं। सही बात है, हर हमारे शरीर में हर अंग हमारे मुख्य रूप से भाग होते हैं। चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली में ऊर्जा तथा आगे बढ़ी, ये सब पढ़ लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का महत्व है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एमिनो अम्ल लिखिए, एमिनो अम्ल क्या होते हैं? जो एमिनो अम्ल के बहुलीकरण, सॉरी हम प्रोटीन पढ़ना, क्या पढ़ना है प्रोटीन। एमिनो अम्ल का बहुलीकरण करवा देंगे तो मुझे बनेगा क्या प्रोटीन, क्या बनेगा प्रोटीन। पहले क्या बताया, प्रोटीन को हम तोड़ते हैं ना तो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, तो इसके बाद पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, इसके बाद जो है कि अल्फा एमिनो बनते हैं। अल्फा एमिनो होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। अल्फा एमिनो समझिए, COOH CH2 इसको हम बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगर इस COOH के बगल में क्या लगाओ, NH2 लगा दो, उसे बोलते हैं अल्फा एमिनो अम्ल, क्योंकि ये अल्फा है। अल्फा यार कैसे कैसे देना है, ये मेरा अल्फा, ये एमिनो और ये है अम्ल। अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलीकरण को क्या बोलते हैं प्रोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अल्फा एमिनो के बहुलीकरण को क्या बोलते हैं प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन उसी बोलते हैं अल्फा एमिनो के बहुलीकरण। इसका शब्द सबसे पहले कौन किया था, मूलर ने। कौन, मूलर। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, मूलर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इम्यूनो अम्ल में इम्यूनो अम्ल में इमीन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित होता है। कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में इम्यूनो समूह की अपेक्षित स्थितियों के आधार पर इम्यूनो अम्ल की अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं, इनमें अन्य प्रकार समूह उपस्थित होते हैं। ठीक लिखा, ये मेरा क्या है प्रोटीन है, ये क्या है प्रोटीन है, ये है मेरा प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन का आप जल अपघटन करेंगे तो करेगा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है अभी आगे मिलेगा पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड को जब फिर जल अपघटन करेंगे तो मुझे मिलेगा अल्फा एमिनो। अब पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल में NH2 से क्रिया करवाई जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में NH2 से क्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से जल निकलता है।
जल निकलने के बाद जब वो आपस में बंध जाते हैं, उसी बंधा बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बंध। जैसे NH2 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, NH2 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, NH2 लिखा है, यहाँ जल निकाल दीजिए, क्या बन गया मेरा C डबल बॉन्ड ONH। इसी बंधवा को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बंध, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बंध। इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैंने बताया ना कि COOH के बगल वाले कार्बन बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। कौन कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। उससे लगा है क्या? एमीन, NH2। इसमें अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होते हैं? अल्फा एमिनो को ढेर कर मिला देंगे तो जो प्रोडक्ट तैयार है उसे बोलते हैं लोग प्रोटीन। देखिए 25 टाइप का प्रोटीन है, समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे मैंने वही बताया है कि जब एक अणु का NH2 समूह दूसरे अणु की C2H से संघनित होकर H2O का निराकरण करता है, इस प्रकार से बने को पॉलीपेप्टाइड बंध बोलते हैं। हमने वही बताया कि COOH है और क्या है? NH2 है। यहाँ से OH है, यहाँ से H निकाल, जल निकालिए, जो बनता है उसे बोलते हैं क्या आप लोग? पॉलीपेप्टाइड बंध। फिर से बना लिखा COOH प्लस HNH, ये निकल गया, क्या बना? C डबल बॉन्ड ON, इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन की संरचना देख लेते हैं। यही देखिए पॉलीपेप्टाइड बंध दिखा है। यहाँ से हम लोग, ये हो गया H2O, यहाँ से जल मेरा निकल गया, जो बचा है इसी को बोलते हैं क्या? पॉलीपेप्टाइड बंध। जल निकाल दे, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो और NH2 हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो और NH2 हो, जिससे जल निकालेंगे तो जो बनेगा उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बंध। यही सब लिखा है कि प्रोटीन अल्फा एमिनो के बहुलक होते हैं, आपस में पॉलीपेप्टाइड जुड़े होते हैं, रासायनिक रूप से ये NH2 समूह के मध्य में बना बंध होता है। आप पढ़ लीजिए, वीडियो रोक के पढ़िए, वीडियो किसके पर पढ़िए, वही सब लिखा जो मैं बताया हूँ। रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं? जो प्रोटीनवा होते हैं ना, अगर वो प्रोटीनवा मान लीजिए ये तो ये है क्या है? पॉलीपेप्टाइड बंध है, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, एक और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। ये पॉलीपेप्टाइड क्या है? श्रृंखला है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यदि श्रृंखलाएं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं रेशेदार प्रोटीन, और उनके बीच में हाइड्रोजन सल्फाइड बंद हो जाता है। सुनिए, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती है? समांतर होती है। ये कौन सी है? पॉलीपेप्टाइड। ये कौन सी है? पॉलीपेप्टाइड। ये कौन सी है? पॉलीपेप्टाइड। ये एक दूसरे के एकदम समांतर है, तो हाइड्रोजन और सल्फाइड इनके बीच में कौन? हाइड्रोजन सल्फाइड अबंध संयुक्त हो जाता है और कैसा संरचना बनाती है? रेसे जिसमें क्या बनती है? संरचना बना लेती हैं। इस प्रकार के प्रोटीन समांतर जल में अविलय होते हैं, एकदम महीन बाल की तरह होते हैं। अब वो महीन बाल की तरह हो जाएंगे, रेशेदार हो जाएंगे, तो जल में घुलेंगे नहीं, घुलेंगे, जल में क्या अविलय होते हैं। ये सब है, ऊन बाल वगैरह सब जल में घुलते नहीं। तो ये हो गया मेरा क्या? प्रोटीन की बात। आगे चलते हैं, उसी प्रोटीन को बताया गया कि जैसे रेशेदार प्रोटीन था ना, वो प्रोटीन ऐसे 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 कैसे कैसे ऐसे ऐसे गोल 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 ये प्रोटीन बनता गया और प्रोटीन बनता गया ऐसे 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 बनता गया, है ना। तो प्रोटीनवा में CO और NH2 होता है। क्या होता है? CO और क्या होता है? NH2 होता है, और इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। जब गोल 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 घूमते जब आपस में जब सर्किल बनाते हैं तो इनके बीच में हेलिक्स जैसी संरचना हो जाती है। हेलिक्स देखिए क्या है? इनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन क्या पाया जाता है? बंध पाया जाता है। तो
ये जो होती है ये गोलाकार बनती है। कौन सी? ये प्रोटीन की संरचना ये भी है, लेकिन गोलाकार प्रोटीन की संरचना है। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्यों बन जाती है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध कहाँ पाया जाता है? खून में। कहाँ पे? खून में। अगर आपके पास एच है, एच के साथ अगर ये तीनों मिल गए, एफ मिल गया, ओ मिल गया और एन मिल गया, तो आप हाइड्रोजन बंध पाया ही जाएगा। इसमें एन था, एस था, हाइड्रोजन बंध बना लेंगे। प्रोटीन का व्यक्तिकरण क्या होता है? देखिए, जब हम लोग की पेट में अम्लता की अव्यवस्था गड़बड़ाने लगती है, अव्यवस्था क्या होती है? अव्यवस्थित होने लगते हैं, तो जो प्रोटीन का सिस्टम का जो शरीर का डाइजेशन होता है, जो भी कुछ शरीर का जो सुचारू रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है, वो गड़बड़ होने लगती है। तो प्रोटीन भी क्या होने लगता है? गड़बड़ होने लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन का क्या? यार पढ़ लेते हैं। जैविक निकायों में पाई जाने वाले विशेष त्रिभुज संरचना जैविक सक्रियता वाले प्रोटीनीकरण कहलाते हैं। जब प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन होता है, मतलब भौतिक मतलब जैसे ताप हो गया, परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो जो पीएच मान होता है, जो पीएच मान शरीर को जो पीएच मान, तो क्या होता है? गड़बड़ होने लगता है। जो गड़बड़ होने लगता है, हाइड्रोजन आबंधन की क्या कहते हैं? अव्यवस्था होने लगती है, जिसका जो गोलिका होती है, मुझे पता नहीं क्या गोलिका होती है, वो खुल जाती है। जैसे गोलिका क्या होती है? खुल जाती है। प्रोटीन सक्रियता को खो देता है। तो जो प्रोटीन की जैविक जो सक्रियता थी पहले, वो क्या होगा? उसको खो देगा। इसी प्रोटीन को विकित्रीकरण कहते हैं। प्रोटीन का विकित्रीकरण कहते हैं। हालांकि सही बात है, मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, फिर भी उतना हद आप तो लोगों को पढ़ाने के लिए इतना मुझे थोड़ा बहुत बायोलॉजी आती है। ये मैं नहीं कहा कि मैं, क्योंकि ये चैप्टर बायोलॉजिकल है। जितने एक्सप्लेन करके बायो टीचर पढ़ा देंगे, उतने एक्सप्लेन करके मैं ही पढ़ा दूंगा। लेकिन ये वन शॉट चल रहा है, बात ये है। ठीक है, एंजाइम पढ़ना नहीं है। ये विटामिन पढ़ना है। विटामिन आप लोग इसे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या क्या लिखा है? हमारे शरीर भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी बात होती है, जैसे अमृत हो गया, अंगूर हो गए, ये सब इन सब जो विटामिन मिलते हैं, क्या हमारा शरीर उत्पन्न कर सकता है? नहीं उत्पन्न कर पाएगा ना। तो वो जो उसी की जो कमी से जो हम लोग को रोग उत्पन्न होता है, तो रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग उसी रोगों को खत्म करने के लिए हम लोग विटामिन लेते हैं। उसी को, रोग को, जो जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को लेने से हमारे रोग क्या हो जा रहे हैं? खत्म, उसे बोलते हैं हम लोग विटामिन। समझिए, कुछ कार्बनिक यौगिकों में आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाता है। वही छोटी छोटी कमी, छोटी छोटी चीजें नहीं रहेंगी तो क्या रोग हो जाएगा? आप वही नहीं पढ़ेंगे, छोटा छोटा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ने न पढ़ने का रोग हो जाएगा। अब वन शॉट देख रहे हैं आप, हो सकता है पीछे का ना देख रहे हो, तो पीछे का जाकर देख लीजिएगा। ऐसी ही बातें होती हैं कि इन यौगिकों को विटामिन कहते हैं। अधिकांश विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता है। सही बात है, हर चीज का संश्लेषण हमारी शरीर थोड़ी कर सकती है। तो और चीजें कहाँ जाएंगी? अगर हमारे शरीर ये सब कुछ करने लगे, तो जो आम, अमरूद, बउआ, ये सब कहाँ जाएंगे? सब देखिए, पौधे विटामिन, जो पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण करते हैं। आम अलग करता है, महुआ वाला अलग करता है। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग तरह के विटामिन का स्रोत उत्पन्न करते हैं। उससे हमारे शरीर की जो क्षति होती है, वो किसकी क्या होती है? पूर्ति होती है। यही सब है, ये आप लोग पढ़ लेंगे आराम से। विटामिन के प्रकार देख लेते हैं बस, है ना। विटामिन ए मछली की यकृत का तेल है। विटामिन ए की अगर आपको कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी होती है, तो कहाँ से पूर्ति होगी? मछली का तेल है, गाजर, मक्खन, दूध, खमीर, ये सब है ना। अगर वो सब नहीं है, वो सब विटामिन की कमी हो जाएगी, आंख के कार्निया का कठोरीकरण हो जाएगा, रात्रि अंधता हो जाएगा, रात में आपको दिखेगा नहीं। बी से क्या हो जाएगा? बेरी बीरू। तो आप देख लीजिए, ये सब है। ये सब पढ़ाने वाली चीज में आपको रटना बांधना चाहिए। ये समझिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये है ना। तो ये विटामिन ए, बी, डी, सी, ई, ए का हो गया। यहाँ से जो है कुछ ई है और ए के है। ये सब समझने वाली बात, इसको समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आप समझदार पहले से ही है। अब इसको समझाएं, टाइम वेस्ट करेंगे। अब पेपर नजदीक है, जल्दी से पढ़िए।
ये न्यूक्लियो डीएनए आरएनए आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हाँ एक चीज बस ध्यान देने वाली, डीएनए आरएनए आप लोग याद करके एकदम पढ़ पढ़ कर बैठे हैं। डीएनए आरएनए एक चीज देख लीजिए बस। कि डीएनए जो होता है, आरएनए जो होते हैं, उसमें 4 क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल। तो ध्यान देने वाली बात, जो एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है, ये जो तीनों होते हैं ना, ये वाले ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों डीएनए में भी और आरएनए में भी, दोनों में पाया जाता है। ये डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है। और ये थाइमिन जो होता है ओनली और ओनली किसमें, डीएनए में, और ये किसमें, आरएनए में। याद है, यूरेसिल आरएनए में और थाइमिन डीएनए में। बाकी जो तीनों होते हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। हम उम्मीद करते हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो हम आपकी समस्या को समझ लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलते हैं, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।